नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान चला हुआ था और भारतीय संविधान के अंतर्गत बच्चों जो हमने लास्ट क्लास ली थी, तो उस लास्ट क्लास में बच्चों हमारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय चला हुआ था। तो यदि बच्चों हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, यदि हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें बच्चों, तो जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और न्यायाधीशों को किस प्रकार से उनके पद से हटाया जाएगा। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें तो भारत में जो न्यायपालिका का इतिहास है, भारत में जो जुडिशरी की हिस्ट्री है बच्चों, उसके विषय में भी हमने बात की थी कि भारत में कब पहले न्यायालय की स्थापना हुई और उसके बाद कब संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन कौन थे, वो उन सभी चीज़ों के विषय में बच्चों जो है हमने अध्ययन कर लिया था। अब आज अगर बात करें बच्चों, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बात नहीं करेंगे, कुछ आर्टिकल्स हैं महत्वपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। तो आइए उन आर्टिकल्स के विषय में हम एक बार बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बच्चों जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 125। तो आइए बच्चों, सुप्रीम कोर्ट है हमारा और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 124 से 147 तक है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। ये बातें हमने कल ही की थी, ठीक है बच्चों। और हमने क्या कहा था कि राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है, राष्ट्रपति की जो योग्यता है या राष्ट्रपति को जो हटाने का प्रोसीजर है, वो सभी के सभी जो है बच्चों वो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत ही आते हैं। 124 के कई सारे भाग हैं, आपको उन भाग में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें 124 में थी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 125 की। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 125 है वो किस विषय में बात करता है। अगर अनुच्छेद 125 की बात करें बच्चों, तो जो अनुच्छेद 125 है बच्चों, वो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके वेतन और भत्तों के विषय में बात करता है बच्चों। तो ये बता रहे कि उनके जो वेतन और भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, यानी कि जो उन्हें वेतन और भत्ते जो पेंशन दी जाएगी वो भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी, न कि राज्य सरकार के द्वारा। तो आइए लिखते हैं हम। हमारा जो पहला अनुच्छेद होगा वो होगा हमारा अनुच्छेद 125। कौन सा अनुच्छेद होगा बच्चों? अनुच्छेद 125। हम यहां पे लिखेंगे अनुच्छेद 125। तो अगर बच्चों अनुच्छेद 125 की बात करें तो अनुच्छेद 25 कहता है सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। बात हुई क्लियर बच्चों? ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो सैलरी दी जाएगी बच्चों वो भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी और भारत सरकार अपनी संचित निधि से जो देगा वो पैसे देगी। आइए बच्चों, उसके बाद अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो हमारा न्यायालय है उसमें हमने बताया था सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश है बच्चों और 33 सहायक न्यायाधीश हैं, यानी कि जो टोटल न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है? 34 है। तो आइए एक बार उनके विषय में बात कर लेते हैं कि जो उनकी सैलरी है वो कितनी है। तो यहीं पे नोट डाल के हम लिख लेंगे, इसी के नीचे बच्चों हम नोट डालेंगे और नोट डालकर लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का
वेतन 2 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये महीना है। 2,80,000 रुपये, 2,80,000 रुपये प्रति माह है। ये कह रहा है कि बच्चों जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 रुपये प्रति माह, यानी कि जो पर माह जो सैलरी है बच्चों वो कितनी है, तो सैलरी है बच्चों 2,80,000 रुपये। कितनी है बच्चों, 2,80,000 रुपये। और वहीं अगर हम अन्य न्यायाधीशों की बात करें बच्चों, तो यहीं पे हम लिखेंगे अन्य न्यायाधीशों का वेतन, अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2 लाख, अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये प्रति माह है। 2,50,000 रुपये प्रति माह है। अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह है। तो बच्चों हम कह रहे हैं कि जो अन्य न्यायाधीश हैं, जो हमारे अदर जजेस हैं, तो जो अदर जज हैं उनका जो वेतन है बच्चों वो कितना है, 2,50,000 रुपये प्रति माह। यानी कि अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है बच्चों वो है 2.5 लाख, और जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है बच्चों वो है 2,80,000 रुपये प्रति माह। ठीक है बच्चों। तो जो अनुच्छेद 125 है, तो अनुच्छेद 125 में बच्चों सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बताया गया बच्चों। अब आइए अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 126 की ओर, तो देखते हैं कि अनुच्छेद 126 क्या कहता है। तो जो अनुच्छेद 126 है बच्चों, अनुच्छेद 126 बात करता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तो 125 में वेतन भत्ते और 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अब आप कहोगे बच्चों कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या है। अगर हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करें, हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है वो 1+33 है। ये एक क्या है बच्चों, मुख्य न्यायाधीश है। ये CJI है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बच्चों। तो ये कहा कि अगर कभी आकस्मिक परिस्थिति में CJI का पद रिक्त हो जाए, या CJI अस्वस्थ है, या बीमार है, या विदेश गया हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में जो उसका कार्यभार संभालेगा इन 33 में जो सबसे वरिष्ठ होगा, और वो क्या कहलाएगा बच्चों, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। यानी कि जब तक मुख्य न्यायाधीश नहीं आता है तब तक उसके कामकाज को जो संभालेगा वो संभालेगा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। दूसरी बात बच्चों, मैंने कहा कि जो सब इन 33 में जो सबसे वरिष्ठ होगा, यहां पे बच्चों ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जो वरिष्ठता का जो कर्म है, जो वरिष्ठता है वह उम्र के आधार पर नहीं है बच्चों। जो वरिष्ठता होगी बच्चों वो कार्य अनुभव के आधार पर होगी। कार्य अनुभव का मतलब है भले ही एक व्यक्ति की जो एक व्यक्ति है जो उसकी एज है वो भले ही सुप्रीम कोर्ट में उसकी 58 साल हो और एक की 55 साल हो, लेकिन जो 55 साल वाला व्यक्ति है वो पिछले 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में है, और जो 58 साल वाला व्यक्ति है वो पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में है। तो जो इसमें कार्य अनुभव के आधार पर बच्चों जो वरिष्ठ होगा वो 55 साल वाला होगा। ये जो एक्सपीरियंस है बच्चों वो उससे ज्यादा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठता का आधार चलता है वो उम्र का आधार ना हो बच्चों, कार्य अनुभव का आधार है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब इस बिंदु को हम यहां पे लिखवा देते हैं, लिखेंगे यहां पे बच्चों हम लिखेंगे आकस्मिक परिस्थितियों में
आकस्मिक परिस्थितियों में यदि मुख्य न्यायाधीश का पद, आकस्मिक परिस्थितियों में यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये बात हुई क्लियर बच्चों? तो ये कह रहा है कि अगर आकस्मिक परिस्थितियों में जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसका पद अगर रिक्त हो जाता है तो ऐसे में हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर बच्चों? यानी कि हम जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति हम कर सकते हैं। यानी कि अगर बात करी जाए बच्चों, जो अनुच्छेद 125 है, अनुच्छेद 125 बच्चों, अनुच्छेद 125 बात करता है वेतन और भत्तों के विषय में, और 126 बात करता है बच्चों, 126 बात करता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के विषय में। अब बढ़ते हैं बच्चों अनुच्छेद 127 की ओर, अनुच्छेद 127 की ओर। तो आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 127 क्या कहता है। हम लिखेंगे यहां पे अनुच्छेद 127। अब अनुच्छेद 127 है क्या, आइए उस चीज को समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोरम पूरा नहीं होता है, सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोरम पूरा नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में तदर्थ न्यायाधीश, तो ऐसी परिस्थिति में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इतनी बात होगी बच्चों। अब आप कहोगे कि सर तदर्थ न्यायाधीश क्या है, आप कहोगे कि जी तदर्थ न्यायाधीश क्या है, फिर आपके दिमाग में आएगा कि जी एक कोरम क्या चीज है, ये जो कोरम पूरा नहीं हो रहा ये क्या चीज मैटर है। ये आपने कहा कि कोरम पूरा न होने की परिस्थिति में हम तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। तो अब बच्चों बात समझिए, देखिए तदर्थ का मतलब होता है एक प्रकार से, अगर इंग्लिश में इसका अनुवाद किया जाए एड होक, और एड होक होता है कुछ निश्चित समय के लिए, यानी कि एक प्रकार से हम अस्थायी न्यायाधीशों की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कोरम क्या है, पहले इस चीज को एक बार समझ लो। देखो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या निर्धारित करी गई 1+33। बच्चों ये जजों की निर्धारित संख्या है, जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में इतने ही जज हो सकता है 5 पद खाली हो सकता है 10 पद खाली हो, यह तो एक संख्या निर्धारित की गई, इतने होंगे, इतने पद हैं। जरूरी तो नहीं है कि ये पद हर समय क्या होंगे, भरे ही होंगे। अब दूसरी बात समझिए बच्चों, अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई केस जाएगा
मान लीजिए कोई केस गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब बच्चों ये नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो 34 जज हैं, ये 34 के 34 जज उस मुकदमे की सुनवाई करेंगे। इनकी बेंच बनाई जाएगी और बेंच की जो संख्या होगी वो मोस्टली विषम में होगी, 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार बेंच बनेगी। यानी मान लो एक बेंच बनाई कितने जजों की, 3 जजों की एक बेंच है। अब ये इस मुकदमे को सुनेगी, किसी मुकदमे की सुनवाई ये करेगी। अब बच्चों मान के चलो कि सुप्रीम कोर्ट पे कार्यभार ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट पे, और सुप्रीम कोर्ट में एक कोई विशेष मुद्दा आया और अब सुप्रीम कोर्ट को उसकी सुनवाई करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हमें जो बेंच बनानी थी वो बेंच बनानी थी 5 की, लेकिन हमारे पास जो अभी न्यायाधीश है फ्री वो 3 है, बाकी और न्यायाधीशों के पास ऑलरेडी बहुत वर्कलोड है आपका। तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, कुछ टाइम के लिए जो हाई कोर्ट होंगे, राज्यों के जो हाई कोर्ट होंगे, राज्यों के हाई कोर्ट से ऐसे जजों को सुप्रीम कोर्ट में बुला लेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हो। यानी वो हाई कोर्ट के जज है लेकिन उनके पास योग्यता है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। तो ऐसे में क्या करेगा, जो भारत का राष्ट्रपति है, वो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है CJI, उससे परामर्श करेगा और किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में बुला लेगा। लगभग उसकी जो समय अवधि वो 2 वर्ष तक रहेगा एडहोक के तौर पर, और उसके बाद वापस अपने हाई कोर्ट में चले जाएगा। लेकिन जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में रहेगा बच्चों, उसे वेतन भत्ते जो सुविधाएं हैं बच्चों, वो सभी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान दी जाए। इतनी बात क्लियर है? तो आइए इस बिंदु को भी एक बार हम लिख देते हैं यहीं पे इसके साथ ही। देखिए चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए बच्चों, चीज़ों को समझिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी ऐसी जो चीज़ है वो ना छूटे, जो आपके काम की हो, एग्जाम से रिलेटेड हो, और वो ना छूटे चीज़। ठीक है, तो आइए नोट डाल के लिखते हैं इसी के नीचे, तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करती है। मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करती है। मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करती है। यानी कि नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। लेकिन बच्चों यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो सलाह किसकी लेगा, वो सलाह लेगा बच्चों मुख्य न्यायाधीश की, जो भारत का CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उससे सलाह लेगा बच्चों। 26 में है वेतन भत्ते, सॉरी 25 में है वेतन भत्ते, 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, और अनुच्छेद 127 में है आपका तदर्थ न्यायाधीश। अब आइए बच्चों पढ़ते हैं हम अनुच्छेद 128 की ओर, अनुच्छेद 128 की ओर। तो यहां पे लिखते हैं हम अनुच्छेद 128, हमारा होगा अनुच्छेद 128। अगर बच्चों हम अनुच्छेद 128 की बात करें, हम इसमें सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ने, ये 4-5 अनुच्छेद है जो हमारे महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस उन्हीं आर्टिकल्स को, उन्हीं अनुच्छेदों को जो है हमें पढ़ने की आवश्यकता है बच्चों। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 128 में लिखते हैं बच्चों, जो अनुच्छेद 128 है बच्चों, वो बात करता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में। ठीक है, इसमें लिखेंगे जो अनुच्छेद 128 है बच्चों, इसमें लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब जो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज रिटायर हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा है, और जो रिटायर जज हैं वो फिजिकली और मेंटली फिट है, तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर जज हैं
उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ही कुछ एक निश्चित समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है। और बच्चों ये नियुक्त करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? सेम फिर वही बात राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा? तो वो करेगा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, जो सलाह अनुच्छेद 127 में दी जा रही है। तो अगर बच्चों हम बात करें 125 में है हमारा वेतन भत्ते, 26 में हो गया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 27 में हो गया आपका तदर्थ न्यायाधीश और 28 में हो गया आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति बच्चों। ठीक है, तो आप फटाफट इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और इसे रफ करते हैं और उसके बाद फिर चीजों को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें, हमारा भारतीय संविधान चला हुआ है, ठीक है, हमारा जो भारतीय संविधान है वो अभी जो है बच्चों चला हुआ है। अब भाग जो 5 है बच्चों, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट पे आगे, और इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट हमारा खत्म हो जाएगा इस क्लास में। उसके बाद फिर अगर बात करें बच्चों, एक क्लास लगेगी हमारी कैग की, और उसके बाद जो हमारा भाग 5 है बच्चों वो खत्म हो जाएगा। फिर भाग 6 की शुरुआत करेंगे, और भाग 6 के खत्म होते ही मान के चलिए कि आपका जो संविधान है उसका लगभग 80% चीजें खत्म होगी, क्योंकि जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बच्चों, ये हमारे शुरुआत के भाग 6 ही, जो 1 से लेकर 6 तक है, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। मोस्टली जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं इन्हीं भागों से होते हैं। फिर उसके बाद अगर भागों की बात करें बच्चों, तो उसके बाद केवल आपके मुश्किल से 2-3 भाग ऐसे हैं जो पढ़ाए जाएंगे। भाग 7 तो है ही संविधान से डिलीट हो चुका, एक भाग 8 पढ़ लेंगे, 9 पढ़ लेंगे जो 9 के पार्ट्स है, ठीक है। इसी प्रकार एक जो आपातकाल है भाग 18 में, वो हम पढ़ा चुके हैं। एक जो भाग 20 है संविधान संशोधन, उसे पढ़ेंगे। तो केवल कुछ भाग बचेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो लगभग हम कोशिश करके चल रहे हैं, हम लगभग मान के चल रहे हैं कि आपका लगभग आने वाले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर, ठीक है, लगभग 10 क्लासेस मान के चलो बच्चों आप, ठीक है। हो सकता है 10 से 9 तो नहीं होगी आपकी, हो सकता है 10 से 12 क्लासेस हो जाए, क्योंकि मैं एक चीज को आपको लिखवा रहा हूँ, नोट करा रहा हूँ, ठीक है। तो मान के चलिए कि जो 10 से 12 क्लास होगी आपकी अगली, उन 10 से 12 क्लास में जो आपका संविधान है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया, उनके आधार पर नोट्स बना लिए, तो बच्चों आप किसी भी वनडे एग्जाम में अगर बैठोगे तो आपको संविधान से क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। इसे कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, और उसके बाद क्या है, आप जो एमसीक्यू हैं आपके जो भारतीय संविधान के, वो लगाइए, आपको खुद पता लगेगा कि आप कितनी चीजें सीख पाए या नहीं सीख पाए। फिर उसके बाद बच्चों हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, जो भी नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे उसके बारे में बता देंगे। या तो हम ज्योग्राफी करेंगे, ज्योग्राफी में मैपिंग करेंगे, हिस्ट्री करेंगे, ये इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट होगा वो आपको बता दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब बच्चों ये हमारी इतनी चीजें होगी। अब बच्चों अगर हम इसके बाद बात करें, इसके बाद बच्चों में पढ़नी है सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियां हैं बच्चों, सुप्रीम कोर्ट की कुछ पावर है बच्चों, उन पावर को हम पढ़ लेंगे। और जब हम हेडिंग डालते हैं बच्चों, तो सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां होती हैं, उन्हें शक्तियां ना लिखवा कर हम क्षेत्राधिकार लिख देते हैं कि उनके जो क्षेत्राधिकार है उसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। तो आइए यहां पे लिखते हैं, यहां पे बच्चों हम लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो यहां पे हम लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, इस सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार का मतलब होता है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। अब शक्तियां वर्ड ना यूज करें बच्चों, क्षेत्राधिकार यूज किया जाता है कि उसका जो उसका अधिकार है उसमें क्या क्या चीजें आएगी, उसके क्षेत्र में क्या क्या चीजें आएगी। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी जो पावर है बच्चों। तो आइए देखते हैं। तो इस पावर में बच्चों हम जो सबसे पहली पावर देखेंगे, वो देखेंगे हमारी पहली जो पावर होगी वो होगी अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। आइए से लिखते हैं, इसमें देखते हैं क्या चीज है। अनुच्छेद 129 के तहत, अनुच्छेद 129 के तहत, अनुच्छेद 129 के तहत यह घोषित किया गया है
ये घोषित किया गया है अनुच्छेद 129 के तहत यह घोषित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होगा और इसके फैसलों को भविष्य में अधीनस्थ न्यायालय में नजीर के तौर पर पेश किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में नजीर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नजीर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? ये कह रहा है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय है बच्चों। अब आपको होगा कि सर अभिलेख न्यायालय क्या है? अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है बच्चों कि वो जो भी फैसले सुनाएगा उसके फैसले को रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया तो उस फैसले को रिकॉर्ड के तौर पर सुरक्षित रखा जाएगा और इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई केस अधीनस्थ न्यायालय में आता है, यानी ऐसा ही केस कोई सेम आपका हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है, तो उस समय वो जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उसे एक साक्ष्य के तौर पर, उसे एक नजीर के तौर पर, उसे एक रेफरेंस के तौर पर पेश किया जाएगा। और अधीनस्थ न्यायालयों को यह बात माननी होगी कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को आधार मान के फैसला सुनाया था, तो हाँ हम भी इस केस में इसी को आधार मान के फैसला सुनाएगा। आपने अगर कभी किसी वकील का केबिन देखा होगा, अगर रियल में नहीं देखा तो आपने फिल्मों में, टीवी में देखा होगा, तो आपने कहा होगा उसके केबिन में बहुत सारी किताबें रखी हैं। अगर आप किताबों की बात करें तो ज्यादा आपकी जो किताब होगी आईपीसी की होगी, एक सीपीसी सीआरपीसी हो जाएगी, आपका पोस्को एक्ट हो जाएगा, दहेज निषेध अधिनियम, तो मुश्किल से आपकी 20-25 किताब होगी जो लोग संबंधित किताबें होगी। तो जो इतनी किताबें रखी रहती है ना बच्चों, वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष क्या महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। वो सारे जो फैसले होते हैं बच्चों वो इसमें लिखे होते हैं बच्चों। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए बच्चों अब उसके बाद अगला देखते हैं कि अगला जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जो नेक्स्ट पावर है वो क्या होगी बच्चों। तो अगर बच्चों हम नेक्स्ट पावर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट पावर एक होती है मूल अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता। भाई दूसरी पावर हम देखते हैं, तो जो दूसरी पावर होगी बच्चों वो होगी मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता। अब जो मूल अधिकारिता की अगर हम बात करें, देखिए आपका कोई केस है, वाद है आपका, तो आप उस केस को लेके पहले कहां जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर फैसला सुना दिया, आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हो बच्चों, तो आप अपील कहां करोगे? हाई कोर्ट में अपील करोगे। अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हो, आप अपील कहां करोगे? सुप्रीम कोर्ट में करोगे। लेकिन बच्चों हमारे देश में कुछ केस ऐसे होते हैं जिनको सुनने का अधिकार केवल किसके पास है? सुनने का अधिकार केवल किसके पास है? तो वह है केवल सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास है बच्चों? वो है केवल सुप्रीम कोर्ट के पास। उन्हें कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता। मूल अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता। जैसे कि दो राज्य हैं और दो राज्यों के बीच में कोई विवाद है बच्चों, तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस विवाद को सुनेगा। 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 और दो राज्यों के बीच में कोई विवाद है बच्चों,
दो राज्यों के बीच में कोई विवाद है, तो उस विवाद को जो सुनने का अधिकार है, वो उस विवाद को जो सुनने का अधिकार है बच्चों, वो किसी हाई कोर्ट के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यूपी और हरियाणा के बीच में सीमा विवाद है। अगर यूपी और हरियाणा के बीच में सीमा विवाद है तो इस विवाद को सुनने का अधिकार न तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास है, ना आपके चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है आपका। इस विवाद को केवल कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। ठीक है, ये सेंटर और स्टेट के बीच में कोई विवाद है, और सेंटर और स्टेट के बीच में भी अगर कोई विवाद है तो इस विवाद को भी जो सुनेगा बच्चों, वो कौन सुनेगा? देश का सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा बच्चों। तो आइए लिखते हैं उस चीज को, मूल अधिकारिता में लिखते हैं। देखिए, कुछ वाद ऐसे होते हैं, कुछ वाद ऐसे होते हैं, कुछ वाद ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने का अधिकार, जिन्हें सुनने का केवल सुप्रीम कोर्ट, जिन्हें सुनने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, जिन्हें सुनने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ये कह रहा है कि बच्चों कुछ वाद हमारे ऐसे होंगे जिनके केवल सुनने का अधिकार जो बच्चों होगा वो केवल किसे होगा? सुप्रीम कोर्ट को होगा। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों, तो हम यहां पे लिखते हैं बच्चों, जैसे दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, अगर बच्चों ऐसा विवाद है तो उसे भी कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा हम बिंदु यहां से लिख सकते हैं बच्चों, संघ और राज्य के बीच, संघ और राज्य के बीच कोई विवाद। अगर संघ, सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई विवाद है बच्चों, तो भी उसे सुनने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। और यही सुप्रीम कोर्ट के बच्चों क्या है? मूल अधिकारिता है, और इसे हम प्रारंभिक अधिकारिता बोलते हैं बच्चों। आइए अब एक शक्ति और लिख देते हैं हम, और वो शक्ति है निर्णयों की समीक्षा करना। तीसरी पावर होगी बच्चों हमारी निर्णयों की समीक्षा करना। अगर बच्चों निर्णयों की समीक्षा करने की बात करें हम, अगर निर्णयों की समीक्षा करने की बात करें तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो अपने दिए हुए फैसले को समीक्षा कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि मैंने जो पूर्व में निर्णय दिया था वो गलत था, तो उसे आवश्यकता पड़ने पर चेंज भी कर सकता है। तो आइए इसमें लिखते हैं, अनुच्छेद 137 के तहत, अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की, अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा, अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर, और आवश्यकता पड़ने पर, और आवश्यकता पड़ने पर पूर्व के निर्णय को, और आवश्यकता पड़ने पर पूर्व के निर्णय को बदल भी सकता है, पूर्व के निर्णय को बदल भी सकता है, बदल भी सकता है बच्चों। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों?
ठीक है, तो आप फटाफट इस चीज को नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर चीजों को हम कंटिन्यू करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे बच्चों हम समाप्त कर लेंगे, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब इसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में। ये बच्चों सुप्रीम कोर्ट की कुछ पावर थी, शक्तियां थी। अब बच्चों हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो उन फैक्ट्स जो हैं उन फैक्ट्स की भी एक बार हम चर्चा कर लेंगे। तो आइए फैक्ट्स के विषय में हम लिखते हैं। यहां पे बच्चों हम लिखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। मार्कर दूसरा यूज कर लेंगे हम। लिखेंगे बच्चों महत्वपूर्ण तथ्य। यानी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो आइए बारी बारी से बात कर लेंगे। अगर हम पहले महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो ये होगा सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। हीरालाल जे कानिया थे। यानी कि जो 1950 में बच्चों हमारा जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था 1950 में, जो हमने लिखवाया था 28 जनवरी 1950 को, तो उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे बच्चों वो कौन थे? तो वो थे बच्चों हीरालाल जे कानिया। और बच्चों अगर मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताऊं तो इनका वास्तव में जो नाम था वो था हरिलाल जे कानिया, लेकिन कुछ किताबों में मिस प्रिंट से हीरालाल जे कानिया छप गया, तब से इनका नाम क्या चल रहा है? हीरालाल जे कानिया ही चल रहा है बच्चों। आइए अगला फैक्ट बात करते हैं। सबसे लंबे समय तक सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर, सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर, सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर वाई.वी. चंद्रचूड़ रहे थे। वाई.वी. चंद्रचूड़ रहे थे और यही थे बच्चे 7 वर्ष। ये 7 साल तक भारत के सीजीआई रहे। जो इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश है डी.वाई. चंद्रचूड़, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ के बच्चों ये पिता थे वाई.वी. चंद्रचूड़। उसके बाद अगला बिंदु लिखेंगे सबसे कम समय सबसे कम समय मुख्य न्यायाधीश के पद पर, सबसे कम समय मुख्य
सबसे कम समय मुख्य न्यायाधीश के पद पर कमलनाथ सिंह रहे थे। कमलनाथ सिंह रहे थे। ये रहे थे बच्चों मात्र 17 दिन। ये 17 दिन बाद उसके बाद रिटायर हो गए थे, क्योंकि इनकी ये जब सीजीआई बने तो इनकी उम्र में केवल 17 दिन बचे हुए थे 65 साल होने में। तो इसमें तो 17 दिन जैसे कंप्लीट हुए उसके बाद ये क्या हुआ, मुख्य न्यायाधीश के पद से बच्चों हट गए। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें वर्तमान में, ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में जो पहली महिला न्यायाधीश बनी थी उसका नाम था, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। मीरा साहिब फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पहली महिला न्यायाधीश बनी थी बच्चों, पहली महिला जो न्यायाधीश थी वो थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। और आज तक बच्चों अगर हम बात करें तो 11 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में जज बन चुकी हैं। अगर लिखेंगे आज तक सुप्रीम कोर्ट में 11 महिलाएं जज बन चुकी हैं। इनकी जो 11 महिलाएं हैं वो न्यायाधीश के पद पर रह चुकी हैं। परंतु कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद तक नहीं पहुंच पाई। मुख्य न्यायाधीश के पद तक नहीं पहुंच पाई। यानी कि महिलाएं, वैसे अगर देखा जाए 50 से लेकर 1923 तक, अगर आज तक बात करें बच्चों हम, 73 साल में केवल 11 महिलाएं जज बन पाई। ठीक है, जो संख्या है वो बेहद ही कम है। लेकिन आज तक कोई भी जो महिला है वो उसके बाद बावजूद मुख्य न्यायाधीश के पद तक नहीं पहुंच पाई। आइए उसके बाद लिखते हैं एम सीकरी अधिवक्ता से न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति थे। देखो बच्चों, हमने सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की 2 योग्यता लिखवाई थी। वह भारत का नागरिक हो, दूसरी थी वो हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल न्यायाधीश रहा हो, या हाई कोर्ट में 10 साल कम से कम अधिवक्ता रहा हो। तो जो सेकंड वाली टर्म से जो पहली बार कोई व्यक्ति जज बना तो वो कौन था बच्चों? तो उस व्यक्ति का नाम था बच्चों एम सीकरी। और बच्चों अगर महिलाओं की बात करें, जो 11 महिलाएं हुई उनमें से वो कौन सी महिला थी जो सीधे अधिवक्ता से न्यायाधीश बनी थी सुप्रीम कोर्ट में? तो उस महिला का नाम था बच्चों इंदु मल्होत्रा। तो आइए वो भी लिखवा देते हैं। इंदु मल्होत्रा ऐसी पहली महिला अधिवक्ता थी, इंदु मल्होत्रा ऐसी पहली महिला अधिवक्ता थी, इंदु मल्होत्रा ऐसी पहली महिला अधिवक्ता थी जो सुप्रीम कोर्ट में सीधे न्यायाधीश बनी थी। यानी कि बच्चों ये महिला थी ऐसी पहली। और एमएम सीकरी ऑल ओवर पुरुष भी थे और ऑल महिला और पुरुष में सबसे थे।
ठीक है बच्चों। और अगर सुप्रीम कोर्ट है बच्चों, हम रिटायरमेंट की एज की बात करें तो शायद मैंने वो लिखवा ही नहीं, तो मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति का मतलब होगा बच्चों रिटायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति की आयु, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष, 65 वर्ष। यानी कि जजों की जो रिटायरमेंट की आयु है बच्चों वो कितनी है, 65 वर्ष है बच्चों। ठीक है, तो आप इसका जो है बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ये पूरे के पूरे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए जो कि मैंने बच्चों आपको लिखवा दिया। और इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट टॉपिक है बच्चों वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे बच्चों वो हमारा होगा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और उसके करते ही बच्चों फिर जो भाग 5 है वो समाप्त हो जाएगा और हम चलेंगे संविधान में भाग 6 की ओर बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।